आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से आल्हा उदल की कहानी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि परिमाल का विवाह कैसे हुआ, फिर वो शादी करके उनको लेकर आया, फिर दोबारा महोबे के ऊपर आक्रमण करके फिर से राज छीना गया। सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इस एपिसोड में संयोगिता स्वयंवर आपको बताया जाएगा, कन्नौज की लड़ाई बताई जाएगी। चलते हैं कहानी की तरफ। कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज नैमिषारण्य के पास बसा है। वहाँ के राजा अजयपाल के जयचंद और रतिभान दो प्रतापी पुत्र थे। जयचंद राठौर वंशी राजपूत थे। उनकी पुत्री संयोगिता जब विवाह योग्य हुई तो अपने दरबारियों की सलाह पर उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रचाने का निश्चय किया। उन्होंने दूर दूर तक के राजाओं को न्योता भेज दिया। दिल्लीपति पृथ्वीराज के जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों की माताएं बहनें थीं। जयचंद की मां बड़ी थी, परंतु राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लेकर दिल्ली की राजगद्दी का वारिस बना दिया। वैसे भी पृथ्वीराज 12 वर्ष का वन में एक आश्रम में पला था। अब कन्नौजपति राजा जयचंद उसे अपने से ही हीन मानता था। इसके विपरीत उसकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज को मन में पसंद करती थी। दिल्ली की एक नित्यांगना उसकी दासी थी, जिसने संयोगिता को पृथ्वीराज की बहादुरी के कई किस्से सुनाए थे। स्वयंवर का मंडप सजाया गया। मंडप के द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी कर दी गई। पृथ्वीराज का मित्र चंद्रवरदाई नामक भाट वहां पहुंचा। उसने पृथ्वीराज के इस अपमान को सहन नहीं किया और मन ही मन दुखी हुआ। इधर संयोगिता आभूषणों से सजी सखियों के साथ पूरे मंडप में घूमकर लौट आई। द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर वरमाला मूर्ति को पहना दी। संयोगिता तो वापस चली गई। अन्य सब राजा भी अपना अपमान सहते विष का घूंट पीकर वापस चले गए। जयचंद को जैसे ही पता चला उसे बहुत क्रोध आया। उधर चंद कवि ने पृथ्वीराज को सारा समाचार दिया। पृथ्वीराज संयोगिता की मनसा जानकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने साथ हरि सिंह और मरहठा वीर को लिया तथा चंद कवि के साथ कन्नौज प्रस्थान को तैयार हो गए। अपने चाचा कान कुमार सिंह ने कहा कि आप भारी सेना लेकर कन्नौज पहुंच जाना, मैं पहले जा रहा हूं, वहां युद्ध होना निश्चित है। पृथ्वीराज ने चंद कवि के चाकर का वेश बनाया और कन्नौज के दरबार में पहुंच गए। दरबार स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह शोभायमान था। कवि चंद्र को दरबारी बनाना चाहते थे। उन्होंने बैठने को चौकी दी गई। चाकर बने पृथ्वीराज पीछे खड़े रहे। जयचंद को संदेह तो हुआ, परंतु बिना सबूत के पृथ्वीराज को कैसे पकड़ सकता था। राजा ने दिल्ली वाली बांदी को अपने दरबार में बुलवाया ताकि पृथ्वीराज की पहचान करके बता सके। दासी समझदार थी, उसने पहचानने से इनकार कर दिया। वह भी पृथ्वीराज और संयोगिता को मिलवाना चाहती थी। राजा की आज्ञा से चंद कवि और दोनों साथियों का बाग में ठहरने का प्रबंध कर दिया गया। चंद भाट ने महलों में सूचना भेज दी कि पृथ्वीराज बाग में पधार चुके हैं। फिर तो संयोगिता संग सहेली लेकर बाग में जा पहुंची। वहां जाकर पृथ्वीराज के कंठ में जयमाला पहना दी और पान खिलाकर उसकी आरती उतारी। इस प्रकार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज ने राजकुमारी को दिल्ली से चलकर विवाह रचाने और आश्वासन दिया। प्रेमपूर्ण भरोसा पाकर वह महलों को लौट गई, परंतु राजा जयचंद को पृथ्वीराज के बाग में उपस्थित होने की सूचना मिल गई। राजा ने मोतियों का थाल सजाया और 30 हाथी 200 घोड़े लेकर बाग को रवाना हो गए। चंद भाट ने संकेत दिया, पृथ्वीराज खड़े हो गए। उन्होंने पान का बीड़ा जयचंद राजा को पकड़ाया और हाथ जोर से दबा दिया। भेंट तो चंद कवि को पकड़ा दी, परंतु उन्हें विश्वास हो गया कि चंद के साथ चाकर नहीं, स्वयं पृथ्वीराज ही है। राजा के वापस लौटते ही पृथ्वीराज और चंद बाग से निकल गए और कन्नौज से 3 कोस दूर जाकर डेरा जमा लिया। चाचा कान कुमार को पत्र लिखा कि तुरंत भारी सेना लेकर आ जाओ। पत्रवाहक तुरंत दिल्ली चला गया। कान भी सेना सहित तुरंत चल दिए और 3 दिन में कन्नौज पहुंच गए। इधर पृथ्वीराज ने अपना घोड़ा तैयार किया और महल के पास नदी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ मछलियों को दाना डालने लगे। संयोगिता भी मछलियों को चुगाने के लिए थाल में मोती लेकर पहुँच गई। उसने कहा, प्राणनाथ, आपके पास थोड़ी सी सेना है, कन्नौज की फौज को कैसे जीत पाएंगे? अतः मेरा अपहरण करके अपने साथ ले चलो।
पृथ्वीराज ने कहा, चिंता मत करो, हमारी फौज 4 घंटे में पहुंच जाएगी। चुरा कर नहीं, हम तुम्हें जीत कर दिल्ली ले जाएंगे। आगे की कहानी आपको आगे वीडियो में मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।